हेलो डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैसे हैं आप सभी। मैं कुमार एस के सर स्वागत करता हूं जीडीसी नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से आई होप आप सभी की स्टडी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो नोरसेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमने जो यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज को एक कदम आगे बढ़ाते हुए और नर्सिंग फाउंडेशन की बेहतरीन सेशन 1 बाय 1 आपके साथ कंटिन्यू करते हुए आज एक स्पेशल, एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं अब से पहले जो भी नर्सिंग फाउंडेशन प्लस में रिमेनिंग सब्जेक्ट की जो क्लासेज हुई हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से उसको लर्न कर रहे होंगे और अपनी नॉलेज को कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे होंगे। ये चीजें आपको धीरे धीरे खुद भी एहसास हो गया होगा, खुद भी फील हो रहा होगा कि सर इंट्रोडक्शन से शुरू करने के बाद में धीरे धीरे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उसके बाद में हम डायरेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन जिसके नाम से जानी जाती है, यानी कि प्रोसीजर्स, उनको हम कैसे कंडक्ट आउट करेंगे, क्या प्रायोरिटी बेस होगा, उन सभी एस्पेक्ट को हम यहां से अब प्रोसीजर के अंदर 1 बाय 1 इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी इन सारी सीरीज को बहुत बेहतर अच्छे तरीके से लर्न करके नोट्स मेंटेन करते हुए, पूरा रिवीजन करते हुए और आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर जो भी नोट्स सेट या फिर स्टाफ नर्स का जो सपना आपने लेकर, जो अपने दिमाग के अंदर जो बिठा रखा है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उस लड़ाई के अंदर यहां पर अपना एक एक कदम बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास आपके सामने दिख रहा है, दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन। हम डायरेक्ट बात करते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि अपनी बॉडी के अंदर, है ना, जैसे ये अपनी बॉडी है, अब इसके अंदर जो भी बहुत सारी सेल प्रेजेंट होती है, मतलब पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन किससे होती है? सेल से होती है। जो एक सेल होती है, तो जब वो अपनी डेली सारी एक्टिविटी कंडक्ट करती है, जैसे रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सेल डिवीजन होता है ना, तो जब ये सारी प्रोसेस होंगी तो उसकी वजह से कुछ एलिमेंट का यूज करेगी और कुछ एलिमेंट वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सेल से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी की सेल के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो जो मटेरियल बनता है, प्रोड्यूस होता है, उनको शरीर से बाहर निकालना कंपलसरी है। अगर वो शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर कंटिन्यूस अगर कलेक्ट होते रहेंगे तो रिजल्टिंग दिस कंडीशन क्या होगा? बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ते जाएंगे और वो अपनी बॉडी के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अपनी बॉडी ने नेचुरली इन एलिमेंट्स को या फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम स्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक अगर अपन बात करूं यूरिनरी कैथेटराइजेशन, तो आपको पता होगा जो भी पूरी सेल के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, है ना, अपनी बॉडी की सेल के द्वारा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है जो कि रीनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। रीनल सिस्टम के द्वारा ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे किडनी, रीनल सिस्टम की फॉर्मेशन किडनी, इसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब कई बार क्या होता है, किडनी के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन होकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन प्रॉपर कलेक्ट होता रहेगा लेकिन उसका एलिमिनेशन नहीं होगा, बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है, तो इसलिए अब यहां पर वो स्टोरेज जो हुआ है ना, उसको निकालना, तो मैन्युअल रिमूवल ऑफ यूरिन, है ना, तो उसको अपन बोल सकते हैं एक ट्यूब डालकर, है ना, और फिर हम उस यूरिन को बाहर निकालेंगे, सैंपल वगैरह लेंगे या कोई भी प्रोसीजर कंडक्ट आउट करते हैं रिलेटेड टू यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। उस पूरे प्रोसीजर को ही हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, आपने देखा होगा कि यहां पर होता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब देखो,
मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं यहां पर। अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या क्या होगा, जैसे सर ऑक्सीजन जाएगी तो CO2 बाहर आएगी, उसके लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू और एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो 21% ऑक्सीजन इनहेल किया तो यहाँ से 16% ऑक्सीजन बाहर आएगा, प्लस में 4% CO2 बाहर आएगा, हो गया ना। इसके अलावा स्किन के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर स्वीटिंग के रूप में, और जो मेटेलिक एलिमेंट है सोडियम क्लोराइड वगैरह और जो मेटल होते हैं वो स्वीटिंग के द्वारा स्किन के द्वारा बाहर आते हैं। अब बात करते हैं जो हमने फूड इनटेक किया वो कैसे। फूड इनटेक करने के बाद में डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको डिफिकेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब बच गया बॉडी के अंदर या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी के अंदर कलेक्ट होते रहेंगे तो प्रत्येक सेल के लिए बहुत डेंजरस साबित होंगे, ठीक है ना। इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए पाया जाता है रीनल सिस्टम, यानी कि किडनी के द्वारा फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के द्वारा इनको बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर, और एक और, यदि अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट होता है, कोई मेडिसिन वगैरह, कोई ड्रग्स वगैरह, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किया जाता है लीवर के द्वारा। इसका मतलब यहां पर एक अकेला किडनी काम नहीं करता, यहां पर अपने लंग्स भी काम करता है, लीवर भी काम करता है, GI ट्रैक्ट भी काम करेगा, है ना। इसके साथ साथ स्किन के द्वारा भी, और अपन बोल सकते हैं रीनल सिस्टम के द्वारा भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। जब अपना अपना प्रत्येक सिस्टम अपने अकॉर्डिंग सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाएगा तो इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का जमावड़ा नहीं होगा। तो हम केवल एक पोर्शन की बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो कंटिन्यू बॉडी के अंदर बढ़ते रहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन वगैरह, तो उसके रिजल्टिंग दिस यूरिन फॉर्मेशन होगा। वही यूरिन आकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर कंडक्ट आउट किया जाता है, दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो चलिए अब इस टॉपिक को समझने से पहले एग्जाम के बेस से यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, और मैंने पहले बोला था, ठीक है, कि नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर कोई भी टॉपिक को आप पढ़ो पहले उसका बेसिक करवाएंगे, बेसिक के बाद में हम स्टेप टू स्टेप अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि डेप्थ, यानी कि प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, मैं यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी के थ्रू अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपका। तो सबसे फर्स्ट ऑन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इससे रिलेटेड होने वाले क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, है ना। यानी कि प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट is excrete out, waste product is excrete out from body known as elimination, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में और यहां पर अगर अपन देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, तो एक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब यूरिनरी कैथेटराइजेशन के थ्रू यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे अर्ज। देखो, अर्ज का मतलब क्या होता है, अपनी यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है ना, लगभग बात करें यहां पर, वो होता है 800 से 1200 ml। कितना होता है, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, 800 से 1200 ml, ठीक है ना। अब क्या होगा, यानी कि एक बार में मैक्सिमम कितना यूरिन स्टोर हो सकता है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम 800 से 1200 वेरिएबल होता है ना, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। अब यहां पर यदि अगर अपन देखेंगे ना, तो
मिनिमम कितना अमाउंट जैसे यूरिन कलेक्ट हुआ और अपने को पहली डिजायर हुई, समझ रहे ना, यानी कि फर्स्ट फीलिंग ऑफ वॉइडिंग या फिर मैच्योरेशन। आई बात समझे, यानी कि यूरिन एक्सक्रीट, जैसे एक बार वॉश आउट हो गई, ठीक है ना, एक बार वॉशरूम जाके आ गए, उसके बाद में सिंपल लैंग्वेज में चुपचाप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं और ऐसी मतलब अंदर से कौन सी फीलिंग, पहली फीलिंग कब आएगी जिससे कि अपने को लगेगा कि अपने को यूरिन करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट फीलिंग ऑफ मैच्योरेशन या फर्स्ट डिजायर ऑफ वॉइडिंग, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। दैट इज, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिजायर ऑफ मैच्योरेशन या फिर वॉइडिंग, है ना, पहली। और पहला कब, तो याद रखना मिनिमम अमाउंट, है ना, अमाउंट कितना होगा तो उसको हम अर्ज बोलते हैं, दैट इज 150 to 200 ml, ठीक है ना, मतलब 150 से 200 ml यूरिन अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट है तो पहला अपने को सेंसेशन मिलेगा, फर्स्ट सेंसेशन ऑफ मैच्योरेशन या फर्स्ट डिजायर ऑफ मैच्योरेशन या वॉइडिंग, दैट इज कॉल्ड अर्ज। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर अर्जेंसी। इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, अर्जेंसी, ठीक है ना। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ, स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ मैच्योरेशन या फिर वॉइडिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग डिजायर कैसे, कि अब नहीं रुका जाएगा, अब मस्ट भी है, जाना ही पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंसी। देखो यूरिन कंटिन्यू बनता रहता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसके थ्रू यूरिन बना, नॉर्मल 30 ml पर आवर के हिसाब से यूरिन बनता रहेगा, ठीक है ना। जब ये 30 ml पर आवर के हिसाब से यूरिन बनेगा तो कंटिन्यू, भाई यूरिन बनेगा तो यूरिनरी ब्लैडर में भी कलेक्ट होता रहेगा। अब जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है तो हमें पहली इच्छा कब होगी यूरिन पास करने की, दैट इज अर्ज, और हमने अवॉइड कर दिया, कलेक्ट होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर कब होगी कि अब टॉलरेट नहीं हो सकता, अब अपने को जाना ही पड़ेगा वॉइडिंग के लिए या फिर मैच्योरेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं अर्जेंसी। तो अर्ज स्टार्टिंग फीलिंग और अर्जेंसी लेट फीलिंग होती है, ठीक है ना, मैच्योरेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ मैच्योरेशन और वॉइडिंग, इसके अंदर अगर अपन बात करें अमाउंट कितना होगा यूरिन का, तो यहां पर अमाउंट लिखो, दैट इज 500 to 600 ml ऑफ यूरिन। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या है कि 500 से 600 ml ऑफ यूरिन, है ना। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो याद रखना हाईएस्ट को प्रायोरिटी देना है, अगर दोनों आ जाते हैं तो हाईएस्ट को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इसके बाद यानी कि किसी भी व्यक्ति के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 500 से 600 ml अगर यूरिन है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। इसी के साथ साथ एक होता है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया, देखो पोलीयूरिया का मतलब क्या हो गया, यूरिन आउटपुट मोर देन, है ना, 500 यानी कि 2500 ml से ज्यादा। याद रखिएगा अगर 24 आवर्स के अंदर यूरिन आउटपुट इज मोर देन 2500 ml इन 24 आवर्स या फिर पर डे, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में 2500 ml से ज्यादा अगर यूरिन आउटपुट करता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया के नाम से जानेंगे, है ना। पोलीयूरिया किसके अंदर, जैसे डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर किस किस के अंदर पोलीयूरिया होगा, दैट इज एक तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होता है और एक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थे 3 अर्ज, अर्जेंसी एंड पोलीयूरिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन देखते हैं इसी के साथ साथ, दैट इज ओलिगोयूरिया।
अब ये तो आपको पता होगा, ओलिगो यूरिया का मतलब यहां पर अगर अपन बोले तो लेस देन 400 ml, है ना, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 400 ml से कम यदि यूरिन आउटपुट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर ओलिगो यूरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ओलिगो यूरिया थोड़ा सा समझना, यहां पर अगर इंडिविजुअल के अंदर अगर ओलिगो यूरिया हुआ, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ओलिगो यूरिया हो सकता है, जैसे यहां पर अपन बोले हाइपोवोलीमिया या फिर शोक की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, ओलिगो यूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे, देखो स्पेसिफिक नोट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्या, फर्स्ट साइन ऑफ शोक, है ना, या फिर हाइपोवोल्यूमिक शोक भी बोल सकते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोवोल्यूमिक शोक, है ना, तो वो क्या होने वाला है, तो याद रखना उसको अपन बोलते हैं दैट इज टेकीकार्डिया। नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति के अंदर हाइपोवोल्यूमिक शोक हो रहा है तो उसका पहला साइन क्या आएगा, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी, दैट इज कॉल्ड टेकीकार्डिया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद में यदि अपन देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इससे रिलेटेड कि अगर सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव अगर शोक किसी इंडिविजुअल को है, याद रखना फर्स्ट साइन, है ना, यहां पर अलग है थोड़ा सा, फर्स्ट साइन ऑफ शोक इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, यहां पर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना, कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव टाइम है और वहां पर यदि अगर अपन देखेंगे ना तो फर्स्ट साइन शोक का क्या देखने को मिलता है ना, तो याद रखिएगा यहां पर इंडिविजुअल के अंदर जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव हावर्स के अंदर है और यदि शोक हुआ ना तो इसका फर्स्ट साइन क्या आएगा, तो आंसर के तौर पर सारी चीजें क्लियर करूंगा, थोड़ा सा संयम रखना। ठीक है ना, यहां से तो यहां पर फर्स्ट साइन तो क्या होगा, फर्स्ट साइन दैट इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट और कितना, लेस देन 30 ml पर हावर, यानी कि एक घंटे में लेस देन 30 ml पर हावर से कम यूरिन आउटपुट होगा, उसी को अपन ओलिगो यूरिया भी बोल सकते हैं, है ना, ओलिगो यूरिया। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन यदि अगर अपन बात करें सेकंड साइन क्या होगा, तो ये तो फर्स्ट साइन आ गया, सेकंड साइन क्या होता है, तो वो होता है दैट इज, ये देखो यहां पर क्या था, हाइपोवोल्यूम, यहां पर क्या था, टेकीकार्डिया, यहां पर आएगा हाइपोटेंशन, और इसके बाद थर्ड साइन आता है ना वो होता है टेकीकार्डिया। नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति के अंदर शोक हुआ और हाइपोवोल्यूमिक शोक है तो साइन कौन सा आएगा, दैट इज टेकीकार्डिया। और यदि यहां पर पोस्ट ऑपरेटिव कहां पर दिख रहा है, हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर यदि शोक होता है ना तो पहला साइन क्या आएगा, दैट इज ओलिगोयूरिया, दूसरा साइन क्या है, हाइपोटेंशन, और थर्ड साइन क्या होगा, दैट इज टेकीकार्डिया। ये प्रायोरिटी के बेस पर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, इसलिए इन दोनों को बिल्कुल एकदम हाईलाइट कर लेना नोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, दैट इज अपन ने देखा पोली यूरिया के बाद में ओलिगो यूरिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहां पर अनयूरिया, और अनयूरिया का मतलब क्या होता है, अन का मतलब होता है एब्सेंट, इसका मतलब यूरिन आउटपुट
यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे। इसका मतलब क्या हो गया कि 24 आवर के अंदर यूरिन आउटपुट 24 घंटे से कम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, 100 ml से कम होगा, दैट इज अनयूरिया हो गया। ठीक है, इसको अपन सजेशन ऑफ यूरिन भी बोल सकते हैं। एक और आता है इसी के पैरेलल, दैट इज बोल सकते हैं अपन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब देखो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होगा, कई बार क्या होता है जो अपनी ब्लैडर मसल्स होती हैं या फिर जो स्पिंक्टर मसल्स होती हैं उनके लूज होने की वजह से कोई भी व्यक्ति एकदम से कफिंग करता है या फिर स्नीजिंग करता है ना, छींकते टाइम या बोलते टाइम, या फिर बोल सकते हैं कि मतलब कि एकदम से वो जो प्रेशर अराइज होता है ना, जो किसी भी कारण से, जैसे चलते एकदम से जंप किया या फिर एकदम से क्लाइंबिंग ऊपर की तरफ चढ़ना है ना, या फिर छींकने की वजह से है ना, तो उनकी वजह से बॉडी मूवमेंट की वजह से स्पेसिफिक अमाउंट लगभग 50 ml यूरिन अगर पास आउट हो जाता है इनवॉलेंट्री के द्वारा, उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ना, यानी कि एक्सक्रीट आउट ऑफ, यहां पर हम बोल सकते हैं एक्सक्रीट आउट ऑफ अबाउट कितना 50 ml ऑफ यूरिन ड्यूरिंग है ना स्नीजिंग, या फिर बोल सकते हैं कफिंग, या फिर रनिंग बाई एनी रिफ्लेक्स और बाई एनी रिफ्लेक्स, किसी भी रिफ्लेक्स के द्वारा, जैसे स्नीजिंग, कफिंग या रनिंग के दौरान अगर 50 ml यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू लूज ऑफ स्पिंक्टर मसल्स नोन एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्लियर है। अब बात करेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखना बोनी टेस्ट है ना, इज कंडक्ट इन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। बोनी टेस्ट किया जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट वन आता है यहां पर, अपन उसको बोल सकते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे फर्स्ट डे हैं या फिर आप कंटिन्यूअस पहली सीरीज से आप कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं, है ना। यहां पर जो टॉपिक ओपन कर दिया उसका 1 to 100 तक पूरा बेसिक हम कवर करने की पूरी प्रयास करते हैं, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और स्पेशल बोले तो कि जीडीसी नर्सिंग सर है कुछ विशेष, वेरी स्पेशल। व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ जीडीसी नर्सिंग, तो यही है कि हम यहां पर उस लास्ट रो में बैठे हुए बच्चे की मेन टारगेट करते हैं जिसने अब से पहले नर्सिंग फाउंडेशन को टच नहीं किया, या फिर एजुकेशन से बहुत दूर है, या फिर क्लिनिकल ड्यूटी है लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अपने आप को बहुत दूरी बना ली, उसको मेन धारा से जोड़ने के लिए ही जीडीसी नर्सिंग बना है, ठीक है। इसलिए जिनका पहला दिन है कतई घबराने की जरूरत नहीं है, जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इसका मतलब क्या होता है, अपने आप ही, है ना, इनवॉलेंट्री अगर यूरिन पास आउट होता है बिना कोई कंट्रोल के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। यानी कि यहां पर यदि अगर अपन बोले इनवॉलेंट्री
पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा अनयूरिया, स्ट्रेस, इनकॉन्टिनेंस। इसके अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बोनी टेस्ट किया जाएगा। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के बारे में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहां से, जैसे इनकॉन्टिनेंस इनवॉलेटरी तरीके से यूरिन आउटपुट हो रहा है, ऐसे यूरिन आउटपुट आना बंद भी हो जाता है, यानी कि रुक भी जाता है किसी भी कारण से, उसको अपन बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, है ना। तो नेक्स्ट वन हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन। और रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है, अगर यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है कोई भी इंडिविजुअल रिलैक्स रूप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि अनएबल टू पास आउट ऑफ यूरिन इज नोन एज रिटेंशन ऑफ यूरिन। या फिर अपन बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्लियर हो गया। यानी कि यहां से हमने देखा कि एक बार तो इन अनकंट्रोल तरीके से पास आउट हो रहा है और एक बार क्या हो गया, रुक गया। जब रुकेगा ना, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो जो थोड़ा सा अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, अगर किसी इंडिविजुअल को इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है ना, तो नर्सिंग प्रायोरिटी के बेस पर क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है तो क्या करना पड़ेगा, और यदि अगर अपन बात करेंगे रिटेंशन है तो क्या करना पड़ेगा। दोनों के अंदर मैं यहां पर आपको बिल्कुल कैटेगराइज करके बता देता हूं। अगर यहां से इनकॉन्टिनेंस हुआ, अगर इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन है, इसका मतलब इनवॉलेंटरी पासिंग है ना, तो यहां पर अपने को स्ट्रिक्ट शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, 1 हावरली या फिर 2 हावरली। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, नर्सिंग प्रायोरिटी। तो यहां पर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी इसके अंदर, इनकॉन्टिनेंस के अंदर, तो बोल सकते हैं एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट शेड्यूल स्ट्रिक्ट शेड्यूल 1 और 2 हावरली टू पास आउट ऑफ यूरिन। तो याद रखना भैया, 1 से 2 घंटे के बीच में अंतराल में हम स्ट्रिक्ट बिल्कुल कि प्रत्येक 2 घंटे बाद जाना ही है, ताकि ज्यादा कलेक्ट नहीं होगा तो इनवॉलेंटरी पासिंग भी नहीं होगा। जब तक इनवॉलेंटरी पासिंग का सेंसेशन होगा तब तक यूरिन आउटपुट अपन शेड्यूल से बाहर कर देंगे। इसलिए यहां पर नर्सिंग प्रायोरिटी के बेस पर जब इनकॉन्टिनेंस होगा तो अपने को शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर कौन सा रिटेंशन अगर हो रहा है, अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर किसी पर्सन के अंदर है, तो वहां पर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, नर्सिंग प्रायोरिटी। तो यहां पर याद रखना प्राइवेसी देना पड़ेगा इसको, है ना। पहला तो कौन सा, मेक प्राइवेसी या फिर एस्टैब्लिश प्राइवेसी, ठीक है, एकांत के अंदर। इसके अलावा हम यहां पर स्पेसिफिक और क्या कर सकते हैं, जैसे उसको हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं एब्डोमिनल एरिया, या फिर लोअर एब्डोमिनल पार्ट के ऊपर मसाज कर सकते हैं, जिसको अपन क्रेड मैनुअर भी बोलते हैं, है ना क्या। या फिर अपन बोल सकते हैं जो टेप होता है उसको, जो नल होता है ना, उसको हम क्या कर देंगे, वाटर टेप को ओपन कर देंगे उसकी आवाज से,
है ना, या फिर उसको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, गर्म पानी उसको थोड़ा सा पीने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, सिज बाथ वगैरह दे सकते हैं। लास्ट के अंदर बोलेंगे तो अगर नहीं हो रहा तो फिर कैथेटराइजेशन करते हैं, है ना। तो यहां पर स्पेसिफिक नर्सिंग प्रायोरिटी के ऊपर फर्स्ट तो क्या बोलेंगे, मेक प्राइवेसी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो गया। इसके अलावा क्रेड मैनुअर, क्रेड मैनुअर किसके अंदर यूज करते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है ना। ये जो क्रेड मैनुअर हो ना, इसका मतलब क्या होता है, लोअर एब्डोमिनल एरिया को हम ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, मसाज करते हैं। इससे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्स होगा, स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होंगी और यूरिन आउटपुट होने लगेगा। तो क्रेड मैनुअर याद रखना, स्पेसिफिक किसके अंदर यूज होता है, दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर। इसके अलावा अगर अपन बोले तो सिज बाथ, ठीक है, यानी कि पेरिनियल एरिया पूरा का पूरा पानी के अंदर डिप कर देते हैं। इससे मस्कुलर जो एरिया है, सॉरी जो स्फिंक्टर की मसल्स है ना, वो रिलैक्स होंगी, ओपन होगा और यूरिन आउटपुट हो सकता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं यहां पर कैथेटराइजेशन। अब देखो यहां पर वो क्या कि हमने शुरू किया था एलिमिनेशन से, ये देखो कहां से शुरू किया था, एलिमिनेशन से शुरू किया था। और बेसिक कंप्लीट करते करते एलिमिनेशन क्या होता है, अर्जेंसी पोलीयूरिया। उसके बाद में नेक्स्ट वन यदि अगर अपन देखेंगे तो यहां से ओलिगोयूरिया क्या हो गया, फिर नर्सिंग प्रायोरिटी के बेस पर। आफ्टर देन स्लाइड नंबर 3 क्या बोल रहा है, अनयूरिया क्या हो गया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कौन सा टेस्ट होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन क्या होगा। आफ्टर देन दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन, और दोनों के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के बेस पर क्या करते हैं, है ना। अब अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो कुछ भी अगर नहीं हो पा रहा, फिर भी यूरिन भरा हुआ है, सारी कोशिशें करने के बाद में भी अगर यूरिन अंदर की तरफ कलेक्ट है, तो क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे क्या, कैथेटराइजेशन। तो अब समझ में आ गया, यूरिनरी कैथेटराइजेशन किस में यूज किया जाता है, दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन में। यानी कि हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा के थ्रू अगर कोई ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कैथेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं यहां से, दैट इज कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। सबसे फर्स्ट ऑन हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि सर क्या डेफिनेशन रहने वाली है। अरे सोना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो अपनी सारी की सारी, और वैसे बोले तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, जिससे हमें ज्ञान का अनुभव होता है, जो सेंसेशन है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर होना चाहिए, ताकि जो भी नया कॉन्सेप्ट आए वो सीधा का सीधा दिमाग के अंदर आत्मसात कर लिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो सोना नहीं है, यहां से हमने शुरू किया है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। सबसे फर्स्ट वन डेफिनेशन क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, यानी कि इंसर्ट ऑफ या फिर इंसर्जन ऑफ ट्यूब या फिर कैथेटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर वाया यूरेथ्रा, ठीक है ना। इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर पर्पज, क्या क्या पर्पज हो सकता है, तो सीधी सी बात है, पहले तो क्या, यूरिन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि यूरिन आउटपुट के लिए, या यूरिन को एक्सक्रेट करने के लिए। इसके अलावा इरिगेशन के लिए हो सकता है ना, साफ करने के लिए, धोने के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए भी हो सकता है, मेडिकेशन के लिए भी हो सकता है, समझ गए ना। इसका मतलब पर्पज के अंदर टू एक्सक्रेट आउट ऑफ यूरिन हो गया। दूसरा, टू प्रोवाइड मेडिकेशन
अब बोलेंगे सर मेडिकेशन कैसे, डायरेक्टली हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी मेडिकेशन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। इसके बाद टू कलेक्ट सैंपल या फिर यूरिन सैंपल बोल सकते हैं। और फॉर यूरिनरी ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड, ये वाला। अब यहां से मैं बताऊंगा कि ब्लैडर इरिगेशन के लिए मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ब्लैडर इरिगेशन के लिए मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं, तो यहां से याद रखना नॉर्मल सलाइन, है ना, नॉर्मल सलाइन या फिर NS 0.9% ये होता है ना, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज्ड किसके अंदर, ब्लैडर इरिगेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं, दैट इज 0.9% नॉर्मल सलाइन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो नॉर्मल सलाइन या प्लेन अपन बोल सकते हैं, जो यहां पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ना 0.9% NaCl, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, दैट इज आइसोटोनिक फ्लूइड। तो NS हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया, देखो डेफिनेशन, पर्पज, पर्पज के अंदर सैंपल कलेक्ट किया, इसके अलावा डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, मेडिकेशन देने के लिए, और बोल सकते हैं यूरिन को जो कलेक्टेड है रिटेंशन के दौरान बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ब्लैडर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है धोना, साफ करना, ठीक है ना। तो ये या फिर ब्लैडर वाश भी बोलते हैं, उसके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट हॉस्पिटल के अंदर कौन सा, दैट इज 0.9% NaCl नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। अगर नॉर्मल सलाइन नहीं हुआ तो कौन सा यूज करेंगे, तो यहां पर लिखना इफ नॉर्मल सलाइन इज नॉट प्रेजेंट, है ना, देन कौन सा यूज करेंगे, देन D5, याद रखना डेक्स्ट्रोज 5%, है ना। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, देन डेक्स्ट्रोज 5% या फिर D5 भी बोलते हैं, आर यूज्ड फॉर ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है ना। ये सेकंड प्रायोरिटी पर है और वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है ब्लैडर इरिगेशन के लिए। इसके अलावा जैसे एग्जांपल ब्लैडर इरिगेशन किस में करते हैं, एग्जांपल देता हूं TURP, है ना, TURP जो अपना प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके अंदर हाइपरप्लेसिया हो जाता है, तो उसके अंदर हम एक प्रोसीजर करते हैं BPH के अंदर, दैट इज TURP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांस यूरेथ्रल रेसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसके दौरान जब TURP करते हैं तो प्रोसीजर के दौरान जो हम ब्लैडर इरिगेशन करते हैं ना, उसके लिए हम स्पेसिफिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल, याद रखना। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर, है ना, ब्लैडर इरिगेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल के द्वारा करेंगे, याद रखना। और आफ्टर प्रोसीजर की बात करें तो आफ्टर प्रोसीजर तो वहां पर होगा नॉर्मल सलाइन, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जब TURP करेंगे तो उस दौरान ब्लैडर इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल, और आफ्टर प्रोसीजर होगा तो वहां पर क्या करेंगे, दैट इज नॉर्मल सलाइन। ये था यहां पर किसके बारे में, दैट इज पर्पज। इसके बाद में हम देखते हैं यहां पर इंडिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। जैसे बोल सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया। इसके अलावा
स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, ठीक है। इसके बाद यदि अगर अपन बात करें यहां से तो और क्या हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, क्लियर है ना। इसके अलावा जैसे ब्लैडर सर्जरी, ब्लैडर सर्जरी, क्लियर है। दीज आर द इंडिकेशन। नेक्स्ट वन देखो, अपन ने सबसे पहले वो बेसिक क्लियर किया, उसके बाद में कैथेटराइजेशन पर आई। कैथेटराइजेशन के अंदर हमने देखा डेफिनेशन, इसके बाद में इंडिकेशन, है ना, और सॉरी पर्पज के बाद में देखा हमने क्या, इंडिकेशन। अब हम धीरे धीरे आगे प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। तो कैथेटराइजेशन करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर के लिए पूरा वो एकदम इंतजाम करना पड़ेगा ना। यानी कि जब भी प्रोसीजर करते हैं तो हम एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो 30 इसके बाद नेक्स्ट वन स्टेप आता है डेफिनेशन, पर्पज और इंडिकेशन के बाद में दैट इज प्रोसीजर, ठीक है। और प्रोसीजर के लिए तो वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट वन है ना, चेक दी रिटन ऑर्डर ऑफ डॉक्टर। सबसे पहले डॉक्टर का रिटन ऑर्डर चेक करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं यहां से, दैट इज आइडेंटिफाई। वही स्टेप सारे प्रोसीजर में फॉलो होती हैं जो एक में होंगी, बस थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंजेज हो सकता है। आइडेंटिफाई दी पेशेंट बाई आईडी बैंड, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बोलेंगे तो एक्सप्लेन दी प्रोसीजर टू पेशेंट, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर टू पेशेंट एंड रिलेटिव। जो पेशेंट के साथ वाले हैं और पेशेंट उसको हम पूरा क्या करेंगे, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिटन सहमति पत्र पर साइन करवाने पड़ेंगे। तो जब तक मेरे को पता ही नहीं होगा मैं साइन कैसे कर सकता हूं, समझे ना। सेम कंडीशन यहां पर है। इसके बाद में इन्फॉर्म्ड कंसेंट टेकन दी रिटन कंसेंट टू पेशेंट, हो गया। इसके बाद में अब यहां से आता है आर्टिकल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। ये प्रोसीजर की स्टेप प्रत्येक प्रोसीजर में ऐसे ही फॉलो किया जाता है, क्लियर है, ओके। इसके बाद में हम इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल की बात करते हैं। तब एक बात बताओ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर यूज होंगे। अरे सबसे पहली बात तो अगर मैं बोलूं तो क्या चाहिए, यूरिनरी कैथेटरी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, कैथेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर हम लगा रहे हैं ना तो पूरे एरिया को क्लीन भी करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए 5% बीटाडीन सॉल्यूशन, है ना, 5% बीटाडीन सॉल्यूशन। तीसरा, अपने को जैसे कैथेटर इंसर्ट करेंगे ल्यूब्रिकेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, जाइलोकेन जेली, यानी कि 2% जाइलोकेन जेली होना चाहिए। जस्ट रफली बता रहा हूं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहां से कैथेटर तो हमने लगा दिया, यूरिन किस में कलेक्ट होगा, हाथ में थोड़ी ना लेंगे। यानी कि यूरिनरी जो पूरा का पूरा बैग बोल सकते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं यूरो बैग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है ग्लव्स भी होने चाहिए, स्टाइल ग्लव्स। और क्या हो सकता है, सिरिंज भी चाहिए, है ना, सिरिंज अबाउट 10 ml सिरिंज होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं जो कि अपने को प्रोसीजर के अंदर इंस्ट्रूमेंट के तौर पर चाहिए। या फिर कोई भी बोले कि सर अगर अपन बात करें तो
कैथेटराइजेशन ट्रे तैयार कीजिए, तो उसके लिए ये अपने को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहां पर अगर मैं बोलूं कैथेटर की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथेटर के बारे में पूरा समझाएंगे। बीटाडीन सॉल्यूशन किसके लिए हम यूज करते हैं? स्टाइल टेक्निक यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि यहां पर यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम यहां पर बीटाडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक। क्लियर हो गया? दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसके अंदर कितने गोज पीस मस्ट बी रिक्वायर्ड है। जो कैथेटराइजेशन करता है ना, तो उसने जैसे स्टार ग्लव्स पहने, अब पूरे यूरेथ्रल एरिया को, पेरिनियल एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीनिंग के लिए बीटाडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। कितने गोज पीस चाहिए? तो याद रखना वहां पर 2 गोज पीस होना चाहिए, उनको सोक्ड करके, और मेल यूरेथ्रा को तो बिल्कुल सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रल टू पेरिफेरल या फिर अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ 90 डिग्री एंगल के ऊपर रखी यूरेथ्रा को, और फिर सर्कुलर मोशन के अंदर क्लीन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फीमेल यूरेथ्रा के अंदर एंटीरियर यानी कि जस्ट मोन्स प्यूबिस से और एनाल यानी कि बात करें क्लाइटोरिस से और एनएस एरिया की तरफ 1 मोशन के अंदर साफ करना पड़ेगा। यानी कि जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा वाला जो एरिया होता है उसको अच्छे से पूरा एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। एक बार जो यूरेथ्रा जो क्लीन हो चुका है ना, जिस गोज पीस से अपन ने क्लीन किया है, उसको दोबारा राउंडेड उसी मोशन के अंदर नहीं घुमाएंगे, याद रखिएगा, रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो 2 गोज पीस लेकर बीटाडीन में सोक करके और मेल यूरेथ्रा को क्लीन करने के लिए यूरेथ्रा को 90 डिग्री एंगल के ऊपर हैंग ऑन करके, और उसके बाद में हम सर्कुलर मोशन के अंदर, है ना, अपर से लोअर पार्ट की तरफ क्लीन करते हैं। और फीमेल यूरेथ्रा को हम क्लीन करेंगे जो आगे की तरफ जो मोन्स प्यूबिस या सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और वहीं पर ही क्लाइटोरिस होता है, ठीक है ना, सेंसरी नर्व एंडिंग। तो क्लाइटोरिस से और एनाल एरिया की तरफ 1 मोशन के अंदर हम साफ करेंगे। क्लियर है? ये तो हो गया कौन सा? बीटाडीन। 2% जाइलोकेन जेली किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज करेंगे, ताकि वहां पर रप्चर होने के चांसेज ना हो, ठीक है ना। इसलिए लगभग कितना? 4 इंच, याद रखना 4 इंच 10 सेंटीमीटर अपन जाइलोकेन जेली, जो टिप ऑफ कैथेटर होता है उसके लगभग 10 सेंटीमीटर के ऊपर हम जाइलोकेन जेली अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं यूरो बैग। तो जो यूरो बैग होता है ना, ये एक कलेक्टिंग चैम्बर होता है जिसके अंदर यूरिन आकर कलेक्ट होगा, ठीक है ना। ये जो यूरो बैग होता है इसकी कैपेसिटी होती है 2 लीटर की। कितना होता है? 2 लीटर की तो कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर अपन बात करें कि सर कब इसको खाली करेंगे, तो जैसे ही ये, याद रखिएगा, 2/3 फिलअप हो गया ना, कितना? 2/3 फिलअप होते ही हम इसको क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। 2/3 का मतलब हो गया 1400 ml। याद रखना कितना? 1400 ml। 2000 है, 7 दून 14, 7 21 हो गए ना, लगभग 1400 ml। जैसे यूरिन कलेक्ट हुआ उसके बाद में यूरिन को क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यूरो बैग को चेंज कितने दिन में करेंगे? तो याद रखना स्पेसिफिक, यदि अगर अपन बोले ना, तो यहां पर लगभग होता है, तो अपन मान सकते हैं, वैसे तो वेरिएशन होगा। अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर जैसे बहुत ज्यादा यूटीआई है, और यदि पूरा जो यूरो बैग की जो ट्यूबिंग है ना, उसके अंदर अगर बोल सकते पस फॉर्मेशन, क्लोट वगैरह हो गया, या फिर टिश्यू डेब्रिज वगैरह कलेक्ट हो गए, तो भी अपन उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। अदरवाइज मिनिमम 7 डेज मस्ट भी नेसेसरी है कि वो आराम से चल सकता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम 28 डेज तक भी हम इसको रख सकते हैं। और वैसे अगर अपन बोले ना, तो यहां पर यूरो बैग को जो ये वाला है ना, क्या 2/3 जैसे ही कलेक्ट हुआ उसके बाद में हम यूरिन को क्या करते रहेंगे? खाली करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद स्टाइल ग्लव्स मस्ट बी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि याद रखना हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा यूटीआई अगर होता है ना, अनहाइजेनिक कैथेटराइजेशन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। अनहाइजेनिक का मतलब क्या हो गया? अगर अपने प्रॉपर एंटीसेप्टिक, प्रॉपर हाइजेनिक प्रैक्टिस मेंटेन नहीं की कैथेटराइजेशन के दौरान, तो प्रोसीजर का क्या नाम? देखो, नोजोकोमियल या हॉस्पिटल इन्फेक्शन होता है ना, उनके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन प्रोसीजर कौन सा होता है? अनहाइजेनिक कैथेटराइजेशन। उसकी वजह से होगा क्या? दैट इज यूटीआई होता है। तो मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसके अंदर भी कौन सा? दैट इज सिस्टाइटिस। याद रखना
ये 4 क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूँ। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को अपन नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर किस प्रोसीजर की वजह से सबसे ज्यादा होता है, तो अनहाइजेनिक कैथेटराइजेशन की वजह से। इसकी वजह से कौन सा इन्फेक्शन होगा, यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई के अंदर भी कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, दैट इज तो सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है। क्लियर है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टाइल ग्लव्स यूज करेंगे। बात करते हैं सिरिंज की, तो याद रखिएगा सिरिंज हमेशा 10 ml जो हम यूज करेंगे ना, जो कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में जैसे ब्लैडर के अंदर गया, यूरिन बाहर आने लगा और उसको अपनी यूरोबैग के साथ कलेक्ट कर दिया, तो अपन बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सिरिंज चाहिए। तो लगभग याद रखना, लगभग कितना, 5 से 10 ml हमें क्या, नॉर्मल सलाइन और डिस्टल वाटर भी ले सकते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होना, स्ट्राइल वाटर और एनएस नॉर्मल सलाइन भी ले सकते हैं। प्रायोरिटी के तौर पर दोनों में से कौन से लेंगे, दैट इज नॉर्मल सलाइन लेते हैं, ठीक है ना। 0.9% NaCl लेंगे। ये लगभग 5 से 10 ml इंजेक्शन में भर के और सिरिंज में भर के और उसको पुश कर देंगे, ताकि अंदर से जो बैलून है ना वो इन्फ्लेट हो जाएगा। आई बात समझे। उसके बाद जो कैथेटर है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कैथेटर को बाहर एक्सक्रीट आउट होने से प्रिवेंट करने के लिए अपन किसका, एनएस से इन्फ्लेट कर देते हैं बैलून के द्वारा। अब यहां पर यदि अगर अपन देखेंगे तो जो बैलून होता है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो याद रखना इसकी कैपेसिटी लगभग 30 से 50 ml होती है ना। मतलब जो बैलून होगा अंदर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसकी अगर टोटल कैपेसिटी देखेंगे ना 30 से 50 होती है। कितना वाटर पुश करते हैं, नॉर्मल सलाइन कितना, 5 से 10 ml। अब इसके अंदर नॉर्मल सलाइन ही पुश करते हैं, क्यों, इसका भी रीजन है। क्यों, क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन है, यानी कि इसके अंदर सोडियम के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो अंदर की तरफ जब वो क्रिस्टल जो बैलून का जो ओपनिंग पार्ट होता है वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंटल जो अपना बैलून है ना उसका पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसकी वजह से वाटर अगर बाहर नहीं आया, नॉर्मल सलाइन बाहर नहीं आई, इसकी वजह से एक्सीडेंटल डीफ्लेट नहीं हो पाएगा। समझ ना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर आपके क्लियर किए हैं कि अपन ने नॉर्मल सलाइन ही क्यों यूज किया, क्योंकि यहां से एक्सीडेंटल जो डीफ्लेट हो जाता है ना बैलून, उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि सोडियम क्लस्टर जो सोडियम के जो क्रिस्टल पाए जाते हैं ना, उसकी वजह से वो जाकर बैलून के बिल्कुल एंड पार्ट के अंदर जमा हो जाते हैं। तो ओपनिंग के अंदर जमा होंगे ना, तो इसकी वजह से वहां पर वो बाहर नहीं आ पाते, ठीक है ना। इसलिए अपन ये यूज करते हैं। चलो, इनके बारे में तो हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब बच गया कौन सा, बच गया दैट इज कैथेटर। अब हम बात करते हैं कैथेटर के बारे में। तो चलिए आइए इधर, है ना, हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आर्टिकल्स, ठीक है ना। प्रोसीजर के अंदर थे हम, उसके अंदर आर्टिकल था। आर्टिकल्स के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बोल सकते हैं कौन सा, कैथेटर। पहले कौन सा है, कैथेटर। ओके, कैथेटर होता है ना, ये डिफरेंट साइज का होता है। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप यहां पर डिफरेंट टाइप के कैथेटर यूज करते हैं। अगर अपन साइज की बात करते हैं ना, साइज, तो यहां पर याद रखना जैसे एडल्ट जो मेल होगा उसको 16 to 18 फ्रेंच का कैथेटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो फीमेल होती है उसको हम 14 to 16 फ्रेंच का कैथेटर यूज करेंगे। इसके अलावा जो इन्फेंट और नियोनेट, आई बात समझ में, इन्फेंट और नियोनेट होता है ना, उसके लिए 8 से 10 फ्रेंच का कैथेटर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर कि कैथेटर कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत सारे कैथेटर के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट वन लिखिएगा, टाइप ऑफ कैथेटर, ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं, सबसे फर्स्ट वन आता है यहां पर, दैट इज जिसको अपन बोल सकते हैं, मतलब एक सिंपल वे के अंदर यदि मैं बात करूं कैथेटर, जैसे बात करें जैसे रॉबिन्सन कैथेटर हो गया,
इसके बाद में जैसे कंडोम कैथेटर होता है, इसके अलावा टेक्सस कैथेटर हो गया, फोलीज कैथेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करते हैं, उसी टाइप के कैथेटर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें यहां से मशरूम कैथेटर, मशरूम को अपन स्टेट कैथेटर भी बोलते हैं। 2 मिनट के लिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ कैथेटर, वी हैव नाउ कंटिन्यू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर कैथेटर, कैथेटर का हमने किसके बारे में डिस्कस किया, दैट इज साइज, एडल्ट मेल एंड फीमेल। इसके बाद में हमने देखा इन्फेंट और नियोनेट के अंदर ऑलमोस्ट कितना होता है, 8 to दैट इज 10 फ्रेंच, 8 से 10 फ्रेंच। ठीक है, ओके। इसके बाद में हाँ, टाइप ऑफ कैथेटर के ऊपर थे हम। ठीक है, टाइप ऑफ कैथेटर, कौन कौन से कैथेटर अपन यहां पर यूज करते हैं। देखो सबसे पहले आता है इसके अंदर जैसे TURP के अंदर होगा, जिसको अपन कैंडल कैथेटर भी बोलते हैं, कैंडल कैथेटर। ठीक है ना, ये जो कैंडल कैथेटर होता है ये आगे से थोड़ा सा कोल्ड होता है, याद रखना। इस टाइप का जो कैथेटर होगा आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, इसको हम कर्व कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कर्व कैथेटर। ठीक है ना, बिकॉज क्या होता है, टिप ऑफ कैथेटर आर स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत, है ना, स्लाइटली बेंड या फिर मुड़ा हुआ होता है ना। किस में यूज करते हैं, एग्जाम्पल, है ना, जैसे TURP ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के अंदर अपन कौन सा यूज करते हैं, दैट इज कैंडल कैथेटर यूज करेंगे, जो आगे से थोड़ा सा क्या होता है, बैंड होता है या फिर डाउनवर्ड मुड़ा हुआ होगा। क्लियर हो गया, ये हो गया नंबर 1। इसके बाद में दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं टेक्सस कैथेटर। टेक्सस कैथेटर, या फिर हम इसका दूसरा नाम बोले ना तो यहां पर हम इसको कंडोम कैथेटर भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर क्यों बोला, क्योंकि छोटे बच्चे या फिर अगर अपन बोले इन्फेंट नियोनेट, ठीक है, या फिर ओल्ड एज के अंदर जो इनकॉन्टिनेंस होता है ना, पता ही नहीं चलता, यूरिन आउटपुट होता रहता है, या फिर बच्चों के अंदर सैंपल कलेक्शन के लिए अपने तो क्या करते हैं, यूरेथ्रा के ऊपर हम कंडोम टाइप कैथेटर को इंसर्ट कर देते हैं और जो भी यूरिन होगा उसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा। तो इसका मतलब किसके लिए यूज होगा, इट इज यूज सैंपल कलेक्शन it is used for sample collection in infant and neonate ठीक है ना, मतलब सैंपल कलेक्शन के लिए इन्फेंट और नियोनेट के अंदर तो ये कंडोम कैथेटर यूज होता है। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर, इन ओल्ड एज it is used in incontinence of urine, ठीक है ना। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ओल्ड एज के अंदर अगर कंटिन्यू इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन है तो उसके अंदर अपन टेक्सस कैथेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 उसको हम बोल सकते हैं यहां पर, दैट इज रॉबिन्सन कैथेटर। रॉबिन्सन कैथेटर, भैया ये जो रॉबिन्सन कैथेटर है इसको हम स्ट्रेट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना। किस नाम से, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेट कैथेटर।
ठीक है ना, क्योंकि जस्ट एक ही ट्यूब होता है जो कि टेम्पररी, अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो एक बार यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया, यूरिन खाली हो गया, पूरा ब्लैडर खाली हो गया, यूरिन एक्सक्रेट आउट हो गया और हम इसको निकाल देते हैं ना, यानी कि जस्ट टेम्पररी रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर केवल हम इसको एक बार यूज करेंगे, यानी कि इट इज यूज एज टेम्पररी बेसिस फॉर वन टाइम इन रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। पहला कौन सा था, तो देखो यहां पर फर्स्ट वन दैट इज कैंडल कैथेटर, इसी को अपन ने किस नाम से बोला, जो कैंडल कैथेटर होता है इसी को अपन कर्व कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। ये दिख रहा है कौन सा, कर्व कैथेटर, सबका डबल नेम है, ठीक है ना। किस में यूज होता है, TURP। सेकंड नंबर टेक्सस, इसको हम किस नाम से, कंडोम कैथेटर के नाम से। छोटे बच्चों के अंदर सैंपल कलेक्शन के लिए और ओल्ड एज के अंदर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। रॉबिन्सन को हमें स्टेट कैथेटर के नाम से जानते हैं, जो कि बस टेम्पररी वन टाइम रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 4 दैट इज मेलकोट कैथेटर। जो मेलकोट कैथेटर होता है ना, ये आगे से मशरूम टाइप का होता है ना, आगे से मशरूम टाइप का होता है, इसी वजह से यानी कि आगे से थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसकी वजह से हम इसको मशरूम कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इट इज आल्सो नोन एज मशरूम कैथेटर। ठीक है, नेक्स्ट वन यदि अगर अपन बात करें किसके लिए यूज होगा, तो मशरूम कैथेटर याद रखना हमेशा ओपन सर्जरी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूज करते हैं, है ना। इट इज यूज्ड इन ओपन रीनल या फिर ओपन ब्लैडर सर्जरी। ओके, क्लियर है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है नंबर 5, जिसको हम बोल सकते हैं फोलीज कैथेटर। ठीक है ना, फोलीज कैथेटर ये डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ होगा, ये 3 टाइप का होता है ना। यहां पर फर्स्ट वन दैट इज सिंगल ल्यूमन भी हो सकता है, सिंगल ल्यूमन भी, डबल ल्यूमन भी हो सकता है और ट्रिपल ल्यूमन भी हो सकता है। और जो ट्रिपल ल्यूमन होता है ना, वो स्पेसिफिक इरिगेशन के लिए भी यूज होगा, याद रखना, फॉर इरिगेशन। ठीक है ना। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होगा, तो वो होता है फोलीज कैथेटर, है ना। मोस्ट कॉमन यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट इज फोलीज कैथेटर। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन ने देखा, यहां पर फोलीज कैथेटर ल्यूमन के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि फोलीज जो कैथेटर होता है ना, फोलीज कैथेटर होता है वो भी कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो अगर अपन बात करें मटेरियल, है ना, तो यहां पर 2 मटेरियल होते हैं, एक तो होता है लैटेक्स, है ना, और एक होता है सिलिकॉन। एक तो कौन सा होता है, लैटेक्स होता है, सिलिकॉन होता है। जो लैटेक्स का होता है ना, ये बोल सकते हैं अपन रबर मटेरियल का बना होता है ना। किसका बना होता है, मेक बाई रबर मटेरियल। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन एक बार लगाने के बाद में लगभग हम 28 दिन तक हम इसको मैक्सिमम रख सकते हैं, है ना। मैक्सिमम यूज्ड फॉर 28 डेज। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा,
शुड मस्ट बी रिप्लेस्ड, है ना, या फिर शुड बी रिप्लेस, याद रखना, ठीक है ना। 28 दिन के बाद में मैक्सिमम रख सकते हैं और उसके बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मेटल होता है ना, मेक बाई मेटल, और ये ज्यादा, है ना, मोर ड्यूरेबल होता है, मोर ड्यूरेबल, और थोड़ा सा बोल सकते हैं स्टेबल भी होगा, मोर ड्यूरेबल एंड मोर यूजफुल, ठीक है ना। तो फिर ये किसके अंदर यूज होता है, जो लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन पेशेंट है ना, इट इज यूज इन लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, है ना, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट बोल सकते हैं, या फिर कोमा पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर कोमा पेशेंट। इसके अलावा बोल सकते हैं स्पाइनल पेशेंट होगा, ठीक है ना, या फिर पैरालाइज पेशेंट, सबसे ज्यादा यूज होता है। और कितने दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं, जो सिलिकॉन कैथेटर है, कैन बी यूज्ड अप टू 90 डेज, तो याद रखना 90 दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। फोलीज को 28 डेज हो गया, और बोल सकते हैं सिलिकॉन कैथेटर को दैट इज 90 डेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये तो था पहला, देखो यहां पर जो आर्टिकल्स आ रहे थे ना, आर्टिकल्स के अंदर हमने आपको बताया था, देखो आर्टिकल्स के अंदर पहला कौन सा हो गया, कैथेटर, कैथेटर के बाद में अब यहां पर कैथेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैथेटर के बाद में दूसरा आता है दैट इज 2% जाइलोकैन जेली, होता है ना, किसके लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए। कितना अप्लाई करते हैं, अप्लाई 4 इंच ऑफ टिप ऑफ कैथेटर, टिप ऑफ कैथेटर फॉर ल्यूब्रिकेशन, फॉर ल्यूब्रिकेशन, क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर कौन सा था, दैट इज स्टेराइल ग्लव्स, है ना, किसके लिए, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या फिर टू प्रिवेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, और याद रखना स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन के दौरान, यूज स्टेराइल टेक्निक। एक क्लीन टेक्निक होता है, एक स्टेराइल टेक्निक होता है, तो स्टेराइल टेक्निक यूज किया जाएगा, ठीक है ना। 3 हो गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट वन नंबर 4, है ना, ये होता है 10 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज होता है ना, किसके लिए, टू इन्फ्लेट दी बैलून, ठीक है। और बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यहां पर क्या चाहिएगा, लगभग 5 से, याद रखिएगा कितना, सारे क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं भैया, यहां से 5 से 10 ml नॉर्मल सलाइन, एक तो ये होना चाहिए, या फिर हम डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर या फिर स्टेराइल वाटर भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन रहेगा, दैट इज ये तो रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, NS या नॉर्मल सलाइन, और ये रहेगा सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है ना। इसका टोटल अमाउंट कितना यूज करते हैं, 5 से 10 ml उसको इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल सलाइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट हैव सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल होते हैं जो क्या करते हैं, विच प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करते हैं एक्सीडेंटल डिफ्लेट, है ना, एक्सीडेंटल डिफ्लेट ऑफ बैलून,
आई बात समझ में? जो बैलून का एक्सीडेंटल डिफ्लेट हो जाता है उसको प्रिवेंट करते हैं ये जो सोडियम क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं ना, सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक और बात यहाँ पर नंबर 5 नेक्स्ट वन, इसके अलावा क्या होगा बोल सकते हैं, जाइलोकेन जेली हो गया, 10 ml सिरिंज हो गया, बीटाडिन सॉल्यूशन, वो तो शायद हो गया ना लास्ट वन, बीटाडिन नहीं आया, ओके चलिए देख लेते हैं यहाँ से 5% बीटाडिन सॉल्यूशन है ना, किसके लिए, टू क्लीन दी यूरेथ्रा है ना, या फिर पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया, ठीक है। पेरिनियल एरिया या फिर यूरेथ्रा को क्लीन करने के लिए 5% बीटाडिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, लास्ट वन होता है नंबर 6 है ना, और वो क्या होगा, यूरोबैग, क्या होता है, यूरोबैग भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब यूरोबैग किसके लिए, टू कलेक्ट दी यूरिन, यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूरोबैग होता है। इसकी अगर अपन बात करें कैपेसिटी तो वो कितनी होती है, 2 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। हम इसको एम्प्टी कब करेंगे, एम्प्टी कब करेंगे, जैसे ही टिल 2/3 फिलअप है ना, जैसे ही 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा जैसे ही फिलअप हो जाएगा उसके बाद में हम इसको खाली कर देंगे। कब रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस इन या फिर आफ्टर, रिप्लेस आफ्टर एवरी 7 डेज। तो याद रखना प्रत्येक 7 दिन बाद में यूरो बैग को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यूरो बैग कभी भी नीचे फ्लोर को टच नहीं होना चाहिए, याद रखना यूरो बैग शुड नोट टच दी फ्लोर ऑफ रूम। आई बात समझ में, रूम की फ्लोर को नीचे की तरफ, सॉरी बॉटम को या फ्लोर को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर अपन बात करें स्टाइल टेक्निक अपन यूज करते हैं, ये था यहां पर किसके अंदर, प्रोसीजर के हमने देखा सारे के सारे आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमने आज इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर हमने स्टडी किया एलिमिनेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी, और इसके बाद कैथेटराइजेशन के ऊपर आई, कैथेटराइजेशन के अंदर प्रोसीजर वाइज डेफिनेशन, पर्पज, इंडिकेशन, और इसके बाद में प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हमने देखा कौन कौन से आर्टिकल्स कहां कहां पर यूज होने वाले हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैथेटर कौन कौन से होंगे, इनके अंदर जहां से क्वेश्चन बनता है प्रायोरिटी बेस, उसके बारे में हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपको बहुत मजे यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग के साथ और अपनी नॉलेज को कंटिन्यू बूस्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, इसके बाद में हम जाएंगे आगे की तरफ, प्रोसीजर का स्टेप से आगे जाकर पूरा का पूरा कैथेटर इंसर्ट करना, उसके बाद में यूरिन एलिमिनेट करना, फिर कैथेटर को बाहर निकालना। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक विल बी प्रेजेंट इन नेक्स्ट क्लास। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग के साथ, और यूरिनरी कैथेटराइजेशन के पार्ट 2 को लेकर हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।